हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियंस। आज हम करेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बेस्ड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की MCQ प्रैक्टिस। इससे पहले हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बेस्ड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 वीडियोस कर चुके हैं और आज उन्हीं 3 वीडियोस के बेसिस पर हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल बाय अ डोमिनेंट एथनिक ग्रुप। तो ऑप्शंस आर एथनोक्रेसी, थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या गायनार्की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एथनोक्रेसी। मतलब कि जातीय वर्चस्व शासन। रूल बाय डोमिनेंट एथनिक ग्रुप, द कंट्री बिकेम एन एथनोक्रेसी वेयर ओनली वन एथनिक ग्रुप हेल्ड ऑल पॉलिटिकल पावर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rule by an external authority over a region is known as। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। नोमोक्रेसी, एक्सार्की, डायआर्की या क्रेटआर्की। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्सआर्की। रूल बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, बाहरी सत्ता शासन, एक्सार्की। Ruled by an external authority, the newly conquered region was placed under an exarchy controlled by the foreign empire. Next question, question number 3. When politicians win power based on public popularity rather than merit system is called. So options are papyrocracy, mediocracy, theatrocracy या pedantocracy. So the correct answer is option C, theatrocracy. मतलब कि जनमत शासन, rule by public opinion या spectators. In a theatrocracy, politicians wins election based on popularity, not merit. Next question है question number 4. A system where holy or saintly persons govern, this system में जो साधु संत गवर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं ये देखते हैं। आइडियोक्रेसी, थियोक्रेसी, न्यूक्रेसी या हेजियोक्रेसी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हेजियोक्रेसी। हेजियोक्रेसी मतलब संतों का शासन, रूल बाय होली और सेंटली पर्सन। An ancient kingdom was a hagiocracy where saints and holy men governed the people. So, next is question number 5. Rule by landed gentry or wealthy landowners is called. Options are squirarchy, plutocracy, timocracy or corporatocracy. So, correct answer is option A, squirarchy. मतलब कि भूस्वामियों का शासन, लैंडेड जेंट्री और वेल्दी लैंड ओनर्स। तो लैंड ओनर से आप समझ सकते हैं, तो मतलब कि भूस्वामी, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वेरार्की। रूल बाय लैंडेड जेंट्री, इंग्लैंड इन द 18th century was dominated by a squirarchy of wealthy landowners. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. When corporations control the government, the system is known as. So options are kleptocracy, corporatocracy, bankocracy, oligarchy. तो ये नाम से ही आप सबको पता चल रहा होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉर्पोरेटोक्रेसी। कॉर्पोरेटोक्रेसी किसको बोलते हैं? निगमों का शासन, रूल बाय कॉर्पोरेशन। Critics argue that modern democracies are becoming corporatocracies controlled by a big businesses. So, question number 7. A system governed by
मीडियोकर और एवरेज पर्सन। आइए ऑप्शंस देखते हैं। कैकिस्टोक्रेसी, आइडियोक्रेसी, मीडियोक्रेसी, पिडेंटोक्रेसी। सो करेक्ट आंसर इज, नाम से ही पता चल रहा है, गवर्न बाय मीडियोकर और एवरेज पर्सन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीडियोक्रेसी। मतलब कि साधारण लोगों का शासन, रूल बाय मीडियोकर पर्सन। व्हेन इलेक्शंस फेवर इमेज और ओवर एबिलिटी, द रिजल्ट इज ऑफन अ मीडियोक्रेसी। Next question, question number 8. Naval supremacy or domination of the seas is called imperialism, suzerainty, hegemony, or thessalocracy. So the correct answer is option D, thessalocracy. मतलब कि समुद्री वर्चस्व। Naval supremacy or rules of the seas. Ancient Athens was a thessalocracy that controlled trade routes across the Mediterranean. ये थेसेलोक्रेसी जो होती थी पुराने ज़माने में होती थी, जब समुद्री रास्ते से हम एक दूसरे देश में जाते थे, तो उस टाइम नेवल सुप्रीमेसी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. पॉलिसी ऑफ रिक्लेमिंग लॉस्ट टेरिटरी बेस्ड ऑन एथनिक टाइज। एथनिक टाइज मतलब कि क्षेत्र को वापस तो पाना है, टेरिटरी को, बट शांतिपूर्ण तरीके से। तो आइए देखते हैं। ऑप्शंस आर इरिडेंटिज्म, रिवेंशिज्म, बाल्कनाइजेशन या अपीजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इरिडेंटिज्म। अपने खोए क्षेत्र को वापस पाना, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। खोए क्षेत्र को वापस पाने की नीति। पॉलिसी ऑफ रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरी of same ethnicity. The party's irredentism led to border conflicts with neighboring countries. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. पॉलिसी ऑफ रीटेकिंग लॉस्ट टेरिटरी थ्रू रिवेंज। मतलब खोया क्षेत्र तो पाना है, लेकिन प्रतिशोध से, रिवेंज से, लड़ाई झगड़े से। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इरिडेंटिज्म, रिवेंशिज्म, कंटेनमेंट या ब्रिकमैनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिवेंशिज्म। शांतिपूर्ण तरीके से तो इरिडेंटिज्म और रिवेंज के तरीके से रिवेंशिज्म। तो ये आप याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्रतिशोध से खोया क्षेत्र पाना, पॉलिसी ऑफ रीटेकिंग लॉस्ट टेरिटरी बाय रिवेंज। तो रिवेंज से बन गया रिवेंशिज्म। आफ्टर द डिफीट द मिलिट्री गवर्नमेंट प्रमोटेड रिवेंशिज्म टू गेन लॉस्ट लैंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. Pushing a dangerous situation to its extreme limit to force a favorable outcome. तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है. फिनलैंडिजाइजेशन, अपीजमेंट, ब्रिकमैनशिप या रेपॉर्चमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिकमैनशिप. मतलब कि खतरनाक स्थिति को किनारे तक लेके जाना, मतलब कि खतरनाक स्थिति के ऊपर इतना फोर्स लगाना, एक्सट्रीम लिमिट का फोर्स लगाना कि एक उसका फेवरेबल आउटकम आए, कि वो जो स्थिति है वो पॉजिटिव बन जाए और उसको किनारे तक ले जा सके. पुशिंग अ डेंजरस सिचुएशन टू द एज टू विन. एज मतलब कि किनारा. द कोल्ड वॉर वॉज फुल ऑफ brinkmanship as both superpowers threatened nuclear actions. Question number 12. Question number 12 is, when a small country's policies are influenced by a powerful neighbor, it is called. मतलब कि छोटी छोटी कंट्रीज है, वो इन्फ्लुएंस्ड है अपने नेबर से, और नेबर कैसा है, पावरफुल नेबर है. ये सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्थ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि यूएसए सबसे पावरफुल नेशन है और उसके आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. तो ये वहाँ पर आपको जो कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है यूएसए से. आइए देखते हैं ऑप्शंस. कंटेनमेंट,
सुजर्निटी, बाल्कनाइजेशन या फिनलैंडिजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंडिजेशन। फिनलैंडिजेशन मतलब कि बड़ी शक्ति का पड़ोसी देश की नीति पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ अ लार्ज पावर ऑन स्मॉलर नेबर पॉलिसी। Small countries near Russia often face Finlandization due to economic and military pressure. तो ये आपको अमेरिका में भी देखने को मिल जाएगी, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यूएसए के आसपास, या फिर जो यूएसएसआर था कभी अर्ली 90s में और फिर उसके बाद वो टूट गया, और जो यूएसएसआर से टूटे हुए जो देश बने हैं आज भी वो रशिया के इन्फ्लुएंस में ही है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A diplomat who has full power to sign treaties on behalf of their government is called। जो डिप्लोमेट होता है, जो राजनायक होता है, उसके पास फुल पावर है अपने देश के बिहाफ पर कोई भी ट्रीटी साइन करने की दूसरे देश में जहां पर वो पोस्टेड है। आइए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। पेलिनोपोटेंशियरी। नेक्स्ट इज पर्सोना नॉन ग्राटा। ऑप्शन सी इज क्विजलिंग, ऑप्शन डी इज डिसीडेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेनिपोटेंशियरी। पोटेंशियरी का मतलब है पूर्ण शक्ति संपन्न राजनायक। डिप्लोमेट विद फुल पावर टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, द मिनिस्टर वाज सेंट एज अ प्लेनिपोटेंशियरी टू साइन द पीस ट्रीटी ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एन अनवेलकम डिप्लोमेट। अब उस डिप्लोमेट के पास तो थी पूरी पावर, आइए इसका देखते हैं। एन अनवेलकम डिप्लोमेट हु इज एक्सपेल्ड बाय द होस्ट कंट्री इज डिक्लेयर्ड। अब जो जिस जिस कंट्री में वो पोस्टेड है वो राजनायक, और उस कंट्री ने उसको निकाल दिया है, तो आइए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। कैसस बेली, पर्सोना नॉन ग्राटा, सबजुडाइज या फिर अल्ट्रा वायर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्सोना नॉन ग्राटा। मतलब कि अवच्छिन्न राजनायक, मतलब जो राजनायक को निकाल दिया गया हो। अनवेलकम डिप्लोमेट एक्सपेल्ड बाय होस्ट कंट्री, द एम्बेसडर वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा एंड आस्क्ड टू लीव विद इन 48 आवर्स। और ये जब होता है जब उन दो कंट्रीज के बीच में काफी टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो ये उस सिचुएशन में ये चीजें हो जाती हैं, उनके राजनायक को निकाल दिया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक्टिंग बियॉन्ड वन लीगल अथॉरिटी इज टर्म्ड सबजुडाइज, इंट्रावायर्स, अल्ट्रावायर्स या लॉकस स्टैंडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रा वायर्स। मतलब कि एक्टिंग बियॉन्ड वन लीगल अथॉरिटी मतलब कि कानूनी अधिकार से परे कार्य करना, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर। एक्टिंग बियॉन्ड वन लीगल अथॉरिटी, द ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायर as the official had no power to issue it। आइए चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। A matter currently under judicial consideration is said to be eminent domain, ultra wire, locus standi या sub judice। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, sub judice। मतलब कि न्यायिक विचाराधीन मामला। A matter currently under judicial मतलब जो मामला है अभी भी विचाराधीन है, अभी भी कोर्ट में है, तो उसको बोलेंगे सब जुडाइस। मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, द पॉलिटिशियन रिफ्यूज टू कमेंट एज द केस वाज सब जुडाइस बिफोर द
High Court. Question number 17. The period of time between two successive governments or rulers is called. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. इंटेरिगनम, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटेरिगनम. इंटेरिगनम किसको बोलते हैं? दो शासनों के बीच का अंतराल. एक गवर्नमेंट है पहले से, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ रही है, उसके बीच के जो अंतराल को बोलते हैं इंटेरिगनम. पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव गवर्नमेंट और रूलर्स. The country faced instability during the interregnum after the king's sudden death. तो ये सडन डेथ के केस में भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 18. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन combined with inflation is called. आइए देखते हैं ऑप्शंस आर प्रोटेक्शनिज्म, स्टैगफ्लेशन, मर्सेंटिलिज्म, autarky. So the correct answer is option B, stagflation. तो स्टैग्नेशन से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, स्टैगफ्लेशन. मंदी और महंगाई एक साथ आ जाती. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन combined with inflation. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन combined with inflation in 1970s. The oil crisis caused stagflation in many Western economies. Question number 19. The question is scientific study of election. अब ये देखिए, इलेक्शन की साइंटिफिक स्टडी और वोटिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं? द बेलिकोसिटी, सफरेज, सेफोलॉजी या कैनवेसिंग. तो करेक्ट आंसर इज सेफोलॉजी. चुनाव और मतदान का ये अध्ययन, स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग पैटर्न. सेफोलॉजी हेल्प्स predict election result by analyzing voter behavior and trends. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A state refusal to enforce a federal law is known as. Options are promulgation, devolution, entrenchment, nullification. So the correct option is option D, nullification. तो नलिफिकेशन किसको बोलते हैं? राज्य द्वारा केंद्रीय कानून मानने से इनकार कर देना. स्टेट रिफ्यूजल टू इन्फोर्स अ फेडरल लॉ. द स्टेट लेजिस्लेचर पास्ड अ नलिफिकेशन एक्ट अगेंस्ट द फेडरल टैक्स लॉ. क्वेश्चन नंबर 21. रूल बाय द वर्स्ट और मोस्ट करप्ट पीपल इज कॉल्ड. आइए देखते हैं ऑप्शंस आर कैकिस्टोक्रेसी, मीडियोक्रेसी, आइडियोक्रेसी और कोलोक्रेसी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैकिस्टोक्रेसी. मतलब सबसे बुरे लोगों का शासन की जो कि बहुत ही करप्ट है, दैट इज कैकिस्टोक्रेसी. रूल बाय द वर्स्ट. अ कैकिस्टोक्रेसी फील्स इट्स सिटीजंस completely. Next, question number 22. Rule by the elderly. आइए देखते हैं बुजुर्गों द्वारा शासन को क्या बोला जाता है. मैरिटोक्रेसी, जेरनेटोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी या टाइमोक्रेसी. सो द करेक्ट आंसर इज जेरनेटोक्रेसी. वृद्धों का शासन, रूल बाय ओल्ड. Some societies are genetocracies by tradition. Question number 23. Sorry, ज़्यादा टाइम लग गया. A form of government where judges rule is called polyarchy, nomoarchy,
क्रेटार्की या डायआर्की? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रेटार्की। मतलब कि जजों द्वारा शासन, न्यायाधीशों का शासन इज क्रेटार्की। रूल्स बाय जज, some say judicial activism creates a cretarchy. Next question is mob rule or control by an unruly crowd. So आइए देखते हैं। ऑप्शंस आर एर्गेटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, एनार्की या ऑक्लोक्रेसी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्लोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर। भीड़ का शासन, मोब रूल। Riots can turn democracy into ochlocracy. Rule determined by elections alone is known as electocracy, republic, polyarchy या फिर डेमोक्रेसी। तो रूल्स डिटरमाइंड बाय इलेक्शन, जो इलेक्शन से होगा तो चुनाव द्वारा शासन होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इलेक्टोक्रेसी। चुनाव द्वारा शासन, इलेक्शंस मतलब इलेक्टोक्रेसी, रूल बाय डिटरमाइंड बाय इलेक्शंस, एंड इलेक्टोक्रेसी may not ensure true representation. So next question number 26. Rule by corrupt leaders who steal from the state is called. Options are plutocracy, kleptocracy, bankocracy या crematocracy. So the correct option is option B, kleptocracy. मतलब कि भ्रष्ट शासन, rule by the corrupt people. Nigeria was once labeled as kleptocracy. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन इज रूल बाय टू पर्सन और अथॉरिटीज एट द सेम टाइम। तो ऑप्शंस आर कांटोक्रेसी, ओलियार्की, डायआर्की या पार्टिटोक्रेसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डायआर्की। टू पर्सन मतलब कि डाई, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है। द्विशासन, diarchy, ruled by two. Ancient Sparta had a diarchy with two kings. Next question is rule by intellect or the most intelligent person. Intellect or the most intelligent person is called technocracy, meritocracy, pedantocracy या नूक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नूक्रेसी। बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों द्वारा शासन जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं नोक्रेसी, बुद्धिजीवियों का शासन, रूल बाय इंटेलेक्ट, फिलोसफर्स ड्रीम ऑफ अ नोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. The principle that no religion is the official religion of the state is. आइए देखते हैं। ऑप्शंस आर सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, फेडरलिज्म या सोशलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्युलरिज्म। मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। नो स्टेट रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। प्रिंसिपल दैट नो रिलीजन इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड सेक्युलरिज्म, मतलब कि किसी रिलीजन के आधार पर हमारा कानून नहीं बना है, सबके लिए कानून सेम है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का इंसान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. An economy system based on private ownership is called socialism, capitalism, communism या federalism. So the correct answer is option B, capitalism. Means पूंजीवाद, an economy system based on private ownership
प्राइवेट ऑनरशिप इकोनॉमी को बोलते हैं कैपिटलिज्म, मतलब कि पूंजीवाद। द यूएसए इज द वर्ल्ड्स लीडिंग कैपिटलिस्ट नेशन। So, question number 31. Penalties imposed on a country to force a change in behavior is called annexation, extradition, sanctions, embargo. So, the correct answer is option C, sanctions. मतलब कि प्रतिबंध, penalties imposed on a country. UN imposed sanctions on North Korea. Next, question number 32. Sending a criminal back to another country for trial is called immigration, exile, deportation, extradition. So, the correct answer is option D, extradition. जिसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रत्यर्पण. Sending a criminal to another country, India sought extradition of the fugitive from UK. Question number 33. The division of power the division of power between central and state government is called federalism, republic, democracy, या secularism. So the answer is option A, federalism. संघवाद. फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? संघवाद को. डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. यूएसए प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म with strong state powers. Next, question number 34. An ideology that supports freedom of speech and individual right is. So, the options are conservatism, liberalism, fascism, या totalitarianism. So, the correct answer is option B, liberalism. लिबरलिज्म किसको बोलते हैं? उदारवाद को. आइडियोलॉजी ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स. लिबरलिज्म सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच. So, next, question number 35. A person enters another country to settle permanently. This process is called extradition, immigration, इमिग्रेशन या जियोपॉलिटिक्स. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इमिग्रेशन. आवर्जन, देश में आना. एंटरिंग अ कंट्री टू सेटल. मिलियंस इमिग्रेट टू द यूएसए एवरी ईयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. Forceful takeover of another country's territory is known as colonialism, succession, imperialism, या annexation. So, correct answer is annexation. मतलब कि अधिग्रहण, विलय करना. Forceful takeover of territory. Russia's annexation of Crimea was widely condemned. Next, question number 37 is a group breaking away from a nation to form its own state. So the options are secession, coup, sedition, or insurgency. So the correct answer is secession. मतलब कि अलगाव
या फिर विभाजन, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम अ नेशन, साउथ सुडान seceded from Sudan in 2011. Question number 38. An official pardon granted by the government for a group of people is called. Options are mandate, amnesty, quorum, या ratification. So the correct answer is option B, amnesty. amnesty किसको बोलते हैं? आम माफी या फिर क्षमा को. Official pardon of offences. The government announced amnesty for minor offenders. Question number 39. Charging a high official with misconduct while still in office. तो उसको क्या बोलते हैं? जो अभी भी काम कर रहा है लेकिन उसके ऊपर मिसकंडक्ट के हाई चार्जेस लग चुकी हैं, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रिकॉल, एडजर्नमेंट, इम्पीचमेंट या प्रोरोगेशन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्पीचमेंट. महाभियोग. Charging an official with misconduct, the two US presidents have faced impeachment. Question number 40. Question is, the minimum number of members required for a valid meeting is called. Options are electorate, plurality, mandate या फिर quorum. So the correct answer is option D, quorum. गणपूर्ति. न्यूनतम सदस्य. Minimum members needed for a meeting. Parliament cannot pass bills without a quorum. Next question, question number 41. A direct vote by all eligible citizens on a specific issue is called referendum, ballot, franchise, या constituency. So the correct answer is option A, referendum. जनमत संग्रह. Direct public vote on a specific issue. Brexit was decided by a referendum in 2016. Next, question number 42. The entire body of people entitled to vote in an election is called constituency, electorate, franchise या plurality. So, obviously election है, तो option B is the correct answer, electorate. मतदाता वर्ग. All eligible voters in an area. India has the largest electorate in the world. The entire body of people entitled to vote in an election. Now, question number 43. Choosing not to vote in an election or resolution is called by-election, recall, abstention या defection. So the correct answer is option C, abstention. Abstention किसको बोलते हैं? मतदान से परहेज. Choosing not to vote. India abstained in the Union's Security Council vote. Now, question number 44. Favoritism shown toward relatives in government giving jobs or position is called. Options are lobbying, cronyism, patronage या nepotism. So the correct answer is, ये शायद आपने टर्म सुनी भी होगी पहले, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, nepotism.
भाई भतीजावाद. Favoritism towards relatives. Nepotism is hiring is unethical and unfair. Next is question number 45. Manipulating electoral boundaries to give one party an unfair advantage. Options are gerrymandering, filibuster, defection या फिर lobbying. So the correct answer is option A, gerrymandering. अब gerrymandering किसको बोलते हैं? चुनाव क्षेत्र में हेरफेर, मैनिपुलेटिंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज. Gerrymandering gives unfair advantage to one party. Question number 46. Delaying legislation by making very long speeches is called. Options are lobbying, filibuster, propaganda या agitation. So the correct answer is option B, filibuster. और देखते हैं filibuster किसको बोलते हैं? विधायन में देरी, delaying legislation by long speeches. The senator used filibuster to block the bill. Next question, question number 47. A traitor who collaborates with an enemy occupying force is called insurgent, dissident, quisling या agitator. So the correct answer is option C, quisling. मतलब कि देशद्रोही या फिर गद्दार. A traitor who collaborates with the enemy. The officer was exposed as a quisling during the war. Question number 48. A group of military officers who rule a country after a coup is called protectorate, coalition, stratocracy या जनता. So the correct answer is option D, जनता. मतलब कि सैन्य शासक समूह. A group of military rulers, a military junta took control over the coup. Next, question number 49. Inciting people to revolt or rebel against the government is called sedition, insurgency, subversion, agitation. So, the correct answer is option A, sedition. आइए देखते हैं सेडिशन को क्या बोलते हैं. मतलब कि राजद्रोह. Inciting revolt against the government. Section 124A IPC deals with the sedition in India. Question number 50. Question is an area where a powerful country has dominant political and economic influence is its protectorate, sphere of influence, suzerainty, hegemony. So the correct answer is option B, sphere of influence. प्रभाव क्षेत्र. Area where one country has dominance. Russia considers Central Asia its sphere of influence. तो इसके साथ ही ये 50 MCQs हमारे खत्म होते हैं जो कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स और पॉलिटिक्स पे बेस्ड थे.